हेलो बच्चों, आज अपन केमिस्ट्री में सबसे पहला चैप्टर रसायन विज्ञान की कुछ मूलभूत अवधारणाएं, ये वाला टॉपिक अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं। वैसे टॉपिक अपन मोल कंसेप्ट लेके चल रहे हैं इसके अंदर, और उससे पहले जो इसके अंदर मेन पॉइंट्स, जो मुख्य बातें जो आपको जानना चाहिए बेसिक, वो उसकी अपन बात करेंगे। सबसे पहले देखो बेटा, अपन केमिस्ट्री पढ़ने जा रहे हैं, तो केमिस्ट्री के अंदर अपन कुछ रासायनिक पदार्थों का अध्ययन करेंगे। रासायनिक पदार्थों का की अपन स्टडी करने वाले हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि पदार्थ एक्चुअल में होता क्या है। देखो बच्चों, ये जो पूरी यूनिवर्स जो होती है ना, ये जो पूरा ब्रह्मांड होता है, ये दो ही चीज़ों से मिलकर बना हुआ है, एक पदार्थ और एक ऊर्जा। पदार्थ और ऊर्जा से ही ये पूरा ब्रह्मांड, ये पूरी यूनिवर्स बनी हुई है। अब ये पदार्थ है, ये एक्चुअल में है क्या बच्चों, इसी की अपन इस वीडियो में बात करेंगे। देखो बच्चों, जो पदार्थ होते हैं वो कोई ऐसी वस्तु होती है जो स्थान भी घेरती है और जिसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान भी होता है। जैसे ये पेन है, तो ये देखिए, ये पेन यहाँ पर हाथ पर रखा है इसको, तो ये कुछ ना कुछ स्थान घेर रहा है और इसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान भी होगा। एकदम से हल्का तो है नहीं ये, तो कुछ ना कुछ द्रव्यमान होगा इसका, और ये स्थान भी घेर रहा है, तो अपने लिए ये एक पदार्थ है। और बच्चों, पदार्थ वो भी होते हैं इसके अंदर जिसको अपन अपनी पांचों सेंस से अपन उसको महसूस भी कर सकते हैं। जैसे इस पेन को मैं महसूस कर रहा हूँ यहाँ पर कि ये पेन पड़ा है, इसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान है और ये स्थान घेर रहा है। तो ये तीनों ही चीज़ें मिलकर हम एक पदार्थ के बारे में जान सकते हैं। तो बच्चों देखो, ये जो पदार्थ होते हैं इनका अपन वर्गीकरण देखेंगे, कितने प्रकार के होते हैं, कैसे क्या होता है। देखो, अपन ने सबसे पहले बात की पदार्थ, वे वस्तुएं जो स्थान घेरती है और जिनका कोई द्रव्यमान होता है, यानी कुछ ना कुछ द्रव्यमान होता है, वो पदार्थ कहलाता है। फिर अपन इसका वर्गीकरण देखेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। तो इसको अपन पहले देखेंगे भौतिक अवस्था के आधार पर इसका वर्गीकरण, यानी कि पदार्थ है वो देखने में कैसा है, कैसा दिखता है, उसके बेस पर अपन देखने जा रहे हैं पदार्थ के प्रकार। और इसमें अपन अभी नॉर्मल लेवल पर अपन इसको देख रहे हैं। तो नॉर्मली पदार्थ की तीन अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। वैसे दो अवस्थाएं और होती है, प्लाज्मा और बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। लेकिन अपन इस वीडियो में सिर्फ इन तीन की ही बात करेंगे, ठोस, द्रव और गैस की। तो भौतिक अवस्था के आधार पर पदार्थ तीन प्रकार का होता है, ठोस, द्रव और गैस। देखिए बच्चों, जो ठोस पदार्थ होते हैं ना, आपको ये तो पता ही है, पदार्थ कुछ अवयवी कणों से मिलकर बना होता है, छोटे छोटे अवयवी कण होते हैं, उनसे मिलकर बना होता है। तो जो ठोस पदार्थ होता है उसमें अवयवी कण होते हैं, वो बहुत ही ज्यादा पास होते हैं, और वो इतने ज्यादा पास होते हैं कि उनके बीच में जो अंतराणविक दूरी होती है, दो अणुओं के बीच की जो दूरी होती है, वो बहुत ही कम होती है, नगण्य होती है, ये समझ लीजिए आप। और वो दूरी कम क्यों है? क्योंकि उन अणुओं के बीच में आकर्षण बल एक दूसरे को खींचते हैं, वो अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, वो आकर्षण बल बहुत ही ज्यादा होता है इसके अंदर। तो ठोसों में अंतराणविक दूरी बहुत ही कम होती है और अंतराणविक आकर्षण बल बहुत ही ज्यादा प्रबल होता है। उसकी वजह से देखिए, यहां पर ये पेन है, ये ठोस है, ये ठोस है, अपन को किसे पता चला? क्योंकि बच्चों इसके साथ में कुछ प्रॉपर्टी और भी आएगी। ठोसों का द्रव्यमान निश्चित होता है, ठोसों का आयतन निश्चित होता है, ठोसों का आकार भी निश्चित होगा, क्योंकि इनके अवयव कणों के मध्य आकर्षण बल बहुत ही ज्यादा प्रबल है। अवयव कण ऐसे ही कहीं भाग नहीं जाएंगे उससे निकलकर। तो यहां पर ये पेन है, इसका आकार निश्चित है। ऐसा तो है नहीं कि यहां पर अभी पेन है, थोड़ी देर में ये खरगोश बनेगा, ऐसा तो कुछ तो हो नहीं सकता इसके साथ में। तो ठोसों का द्रव्यमान निश्चित होता है, आयतन निश्चित होता है, इनका आकार भी निश्चित होता है। तो इसके बेस पर अपन ठोस को पहचान सकते हैं आसानी से। फिर अपन बात करते हैं बच्चों इसमें गैस।
गैस से पहले अपन द्रव्य की बात कर लेते हैं। देखो बच्चों, गैस की जो द्रव्य है इसके अंदर जो अवयव कण होते हैं इनके मध्य दूरी अपन को कुछ ना कुछ देखने को मिलती है। अगर अपन इसकी तुलना करें ठोस से, तो ठोस की तुलना में यहां पर देखिए इसके जो अवयव कण होते हैं, ये जो अवयव कण है इनके मध्य जो अंतराणिक दूरी है वो अधिक है। ठोस की तुलना में इनके मध्य जो अंतराणिक दूरी है वो अधिक है, लेकिन जो आकर्षण बल है वो जरूर कम होगा। ठोस के जो अवयव कण है उनके मध्य जो अंतराणिक आकर्षण बल है उससे कम आकर्षण बल होगा यहां पर द्रव्य के अवयव कणों के बीच में, तभी इनके बीच की जो दूरी है वो थोड़ी ज्यादा है ठोस की तुलना में। तो द्रव्य अपन किसे कहेंगे बच्चों? वे पदार्थ जिनके अवयव कणों के मध्य अंतराणिक दूरी ठोसों की तुलना में थोड़ी अधिक हो तथा अंतराणिक आकर्षण बल ठोसों की तुलना में थोड़ा कम हो, उसे अपन द्रव्य कहेंगे। फिर अपन बच्चों इसमें बात करते हैं गैस। तो बच्चों, गैस में जो अंतराणिक आकर्षण बल होता है वो बहुत ही कम होता है, नगण्य होता है, ये मान लो आप। तो उससे होता क्या है कि इसके अवयव कणों के मध्य कोई आकर्षण बल तो रहेगा नहीं, तो इसके अवयव कण बहुत ज्यादा दूर दूर रहेंगे इसके अंदर, यानी कि अंतराणिक दूरी है वो बहुत ही ज्यादा होती है, इसके अंदर अत्यधिक होती है। यहां पर आप देख भी सकते हो, ये एक अवयव कण है गैस का, तो ये दूसरा है, यहां पर इनके बीच में बहुत ही ज्यादा दूरी है यहां पर। तो गैस अपन किससे कहेंगे? वे पदार्थ जिनमें अवयव कणों के मध्य जो दूरी होती है वो बहुत ही अधिक हो तथा अंतराणिक आकर्षण बल बहुत ही कम हो, यानी कि नगण्य अपन कह सकते हैं, उस पदार्थ को अपन कहेंगे गैस। देखिए बच्चों, ये डेफिनेशन है। ये लेक्चर बिल्कुल ऐसे बनाया गया है कि आप इस लेक्चर को देखकर आसानी से अपने नोट्स भी बना सकते हो। तो आप वीडियो को बीच बीच में पॉज करके नोट्स बना सकते हो, और स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो वो भी आप ले सकते हो। तो देखिए बच्चों, अपन ने सबसे पहले बात की इसके अंदर ठोस, ऐसे पदार्थ जिनमें अवयव कणों के मध्य अंतराणिक दूरी अत्यंत कम हो तथा अंतराणिक आकर्षण बल अधिकतम हो, ठोस कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल दे रखा है नमक, वैसे अपन एग्जाम्पल कुछ भी मान सकते हैं यहां पर। जैसे ये अपने पास अभी ये पेन ही है, तो पेन ये ठोस पदार्थ है, तो अपन एग्जाम्पल में ये भी लिख सकते हैं पेन। फिर अपन ने बात की द्रव्य, ऐसे पदार्थ जिनमें अवयव कणों के मध्य अंतराणिक दूरी ठोस की अपेक्षा अधिक व अंतराणिक आकर्षण बल ठोस की तुलना में कम हो, द्रव्य कहलाते हैं। जैसे जल, गैस, ऐसे पदार्थ जिनमें अवयव कणों के मध्य अंतराणिक दूरी अत्यधिक व अंतराणिक आकर्षण बल नगण्य हो, गैस कहलाते हैं। जैसे वाष्प, हवा, ये सब। अब देखो बच्चों, अपन ठोस, द्रव और गैस है, इन तीनों की कुछ प्रॉपर्टी और देखेंगे, इनके कुछ गुण देखेंगे अपन। सबसे पहले अपन बात करें अंतराणिक आकर्षण बल की, तो ठोस में ये अधिक देखने को मिलता है, द्रव में ठोसों की तुलना में थोड़ा कम होता है, और गैस में ये नगण्य होता है। इसकी अपन ने बात कर ली। फिर अपन बात करें इसके अंदर अंतराणिक दूरी की, तो अंतराणिक दूरी की अपन बात करें तो ठोस में अंतराणिक दूरी बहुत ही कम थी, अत्यंत कम, और द्रव में ठोसों की अपेक्षा थोड़ी अधिक थी, और गैस में ये अत्यधिक थी। इसकी बात अपन कर चुके। फिर अपन बात करें आकार और आयतन की, तो बच्चों देखो, जो आकार होता है, अपन ने बात की थी कि ठोस में अंतराणिक आकर्षण बल अधिकतम होता है, यानी कि इसका आकार निश्चित होगा। जैसे ये बोतल है अपने पास में, ये बोतल है, अभी ये पूरी तरीके से तो ठोस नहीं है अपन, क्योंकि इसके अंदर कुछ जगह खाली है, तो अपन इसको ऐसे पिचका भी सकते हैं, ऐसे खाली पड़ी है ये बोतल, अभी इसके अंदर हवा भरी पड़ी है, तो इसका जो आकार है वो अपन चेंज कर सकते हैं, लेकिन ये पूर्णतः अपन ठोस नहीं बोल सकते इसको। पेन का एग्जाम्पल है, इस पेन को कितना ही प्रेस कर लो आप, कितना ही दबा लो, इसका जो आकार है वो यहीं रहना है। तो ठोस है, उनका आकार है वो निश्चित होता है बच्चों। अगर अपन द्रव की बात करें, जैसे ये इस बोतल में, जैसे बच्चों इस बोतल में ये द्रव है, तो अभी देखो इस द्रव ने इस बोतल का रूप ले रखा है। थोड़ी देर में अपन
इसको किसी और पात्र में डालेंगे, जैसे देखो बच्चों अभी इसने ऐसा रूप लिया है, अगर अपन इस बोतल को उल्टा कर दें तो देखिए अब इसने कैसा रूप ले लिया है। नीचे यहाँ पर कुछ अलग शेप है, ऊपर यहाँ पर कुछ अलग शेप है, जबकि अपन इसको ऐसे सीधा करते हैं तब इसमें एक जैसा इसके अंदर है। तो इसका जो द्रव होते हैं उनका आकार है वो निश्चित नहीं होता है, जिस भी पात्र में अपन डालेंगे वो उसकी आकृति को ग्रहण कर लेगा। फिर अपन बच्चों बात करते हैं इसके अंदर गैस की। तो गैस के अंदर भी उसका आकार निश्चित नहीं होगा। अपन सिलेंडर में डालेंगे तो वो सिलेंडर का रूप ले लेगी, अगर अपन किसी और कंटेनर में किसी और पात्र में डालेंगे तो वो उसका रूप ले लेगी। अब अपन बात करें इसके आयतन की, तो ठोसों का आयतन है वो निश्चित होगा। जैसे ये पेन है, ये ठोस है, अभी इसने यहां पर इतनी जगह घेरी है तो इतनी घेरेगा, ये तो है नहीं, ये इतना चौड़ा हो जाएगा थोड़ी सी देर में ही, तो यहां पर इसका आयतन है वो निश्चित है। अगर अपन बात करें द्रव की, तो एक बार द्रव अपन ने 1 लीटर लिया है तो 1 लीटर द्रव चाहे आप बोतल में डालो, चाहे जग में डालो, चाहे किसी और पात्र में डालो, वो 1 लीटर ही रहना है, ना तो उससे कम होगा ना उससे ज्यादा होगा। यानी कि अपन बोल सकते हैं कि द्रव का आयतन भी निश्चित होता है। लेकिन अगर अपन बात करें गैस की, तो गैस बच्चों ये है कि इसके जो पार्टिकल्स होते हैं, अवकण होते हैं, वो काफी दूर दूर होते हैं और उनके बीच में आकर्षण बल नहीं होता है, बहुत ही कम देखने को मिलता है। तो अपन क्या कर सकते हैं, इसको प्रेस कर सकते हैं, इसके ऊपर दाब लगा सकते हैं और इसके जो अणु होते हैं वो जो दूर दूर होते हैं, अपन उस पर दाब लगाकर उसको एक जगह पर ऐसे सिमटा सकते हैं। तो अगर आप गैस को एक छोटे पात्र में डालते हो तो वो उस छोटे पात्र में आ जाएगी, और अगर आप गैस को एक बड़े पात्र में डालते हो तो वो पूरे बड़े पात्र में फैल जाएंगे उसके जो कण होते हैं वो। तो गैस का जो आकार होता है वो भी अनिश्चित है और जो इसका आयतन है वो भी अनिश्चित है। अपन जिस पात्र में डालेंगे वो उसका आयतन ग्रहण कर लेगा, ये गैस के केस में होगा। वही अपन बात करें विसरणता की, इसमें जो विसरणता है ये क्या है एक्चुअल में। देखो बच्चों, विसरणता एक पदार्थ का उसकी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर स्वतः गमन कहलाता है। यानी कि जैसे मान लो यहां पर पानी ज्यादा पड़ा है इस तरफ और इस तरफ पानी नहीं है, तो पानी यहां से बहकर मान लो इस तरफ चला जाए, या कोई और पदार्थ मान लो कि वो इस तरफ यहां पर ज्यादा है और इस तरफ है नहीं, तो वो इधर से निकलकर इधर आएगा, तो उसको अपन बोलेंगे विसरणता का गुण। जैसे मान लो यहां पर मैं कोई सेंट यहां पर छिड़कूं, यहां पर अपने कपड़ों के लगाऊं, अपनी बॉडी पर कोई भी स्प्रे मारूं, तो उसमें क्या होगा कि उस सेंट में, उस स्प्रे में गैस होती है, वो गैस है, वो यहां पर छिड़का तो वो गैस क्या करती है, यहां से निकलकर वहां आप तक जाएगी, इतनी दूर तक उसकी महक जाएगी। यानी कि वो पदार्थ यहां से, जहां पर छिड़का वहां पर उसकी सांद्रता ज्यादा थी, तो यहां से उड़कर वो कहीं और चला गया, तो इसी को बोलते हैं विसरणता। अब अपन को पता है कि ठोस के अंदर अवकणों के मध्य आकर्षण बल बहुत ही ज्यादा होता है, बहुत ही ज्यादा प्रबल होता है। तो यहां पर ये तो है नहीं कि ये पेन है तो इसके अवकण निकल के आपके पास में चले जाएंगे और थोड़ी देर बाद में मैं देखूंगा कि पेन तो यहां पर अपना पेंसिल बन चुका है, बहुत ही पतला हो चुका है, यहां पर ऐसा कुछ तो होना नहीं है इसके साथ में। यानी कि ठोस है उनमें विसरणता का गुण नहीं देखने को मिलता, ठोस अविसरणीय होते हैं इसमें। अगर अपन बात करें द्रव की, तो द्रव की मान लो अपन यहां पर ऐसे कोई नल चला या कोई ऐसे पानी डालते हैं तो वो फर्श पर बहता हुआ ऐसे जा सकता है कुछ दूरी तक। तो द्रव के अंदर विसरणता का गुण होता है, लेकिन द्रव में उतना ज्यादा विसरणता का गुण देखने को नहीं मिलता, ठोसों से अधिक होता है। ठोसों में तो होता ही नहीं है, ठोसों से थोड़ा अधिक देखने को मिलता है द्रव के अंदर। लेकिन अगर अपन गैस की बात करें तो गैस में आपको जो सेंट होता है इत्र, उसका एग्जांपल दिया था, अपन यहां पर छिड़केंगे तो उसकी महक काफी दूर तक जाती है। क्यों? क्योंकि गैस के जो अणु होते हैं वो उनके मध्य आकर्षण बल बहुत ही कम होता है, तो वो अणु है वो दूर दूर तक जा सकते हैं आसानी से। ठोसों में विसरणता का अपन देखें तो ये विसरित नहीं होते हैं, द्रव होते हैं ये विसरित होते हैं, और गैस है वो तेजी से विसरित होते हैं। संपीड्यता की बात करें अपन,
तो देखिए बच्चों, ठोस है उसके अवयव कण बहुत ही ज्यादा पास पास होते हैं, उनके मध्य आकर्षण बल बहुत ही ज्यादा प्रबल होता है। ऐसे में ये नहीं है कि अपन इसके ऊपर दाब लगाकर इसके अवयव कणों को और ज्यादा पास पास ला सकते हैं। तो ठोस जो होते हैं वो असंपीड्य होते हैं बच्चों। जैसे आपको कोई कहे कि ये पेन है, तो आप ये पेन इतना बड़ा है, इस पर प्रेशर लगाओ और इसको छोटा बना दो, इसके अवयव कणों को और पास पास कर दो, तो ये बहुत ही मुश्किल होगा बच्चों। तो ठोस है वो असंपीड्य होते हैं। वहीं अपन बात करें इसके अंदर द्रव की, तो द्रव का बच्चों में अगले जो वीडियो आएगा, अपना लेक्चर आएगा, उसके अंदर एक एक्सपेरिमेंट भी आपको करके दिखाऊंगा। अभी यहां पर जो सामग्री है वो काफी नहीं है ये एक्सपेरिमेंट दिखाने के लिए। तो बच्चों, जो द्रव होता है वो लगभग असंपीड्य होता है, इसको बहुत ही कम संपीड़ित किया जा सकता है, क्योंकि द्रव के अणुओं के बीच में जो जगह होती है वो बहुत ही कम होती है। ठोस की तुलना में थोड़ी अधिक होती है, लेकिन उतनी ज्यादा भी नहीं होती इसमें। तो इसके अणुओं को अपन थोड़ा बहुत पास तो ला सकते हैं, लेकिन ज्यादा पास में नहीं ला सकते अपन इसको। तो ये अपन अगले लेक्चर में देखेंगे इसका एक्सपेरिमेंट। और अपन बात करें अगर गैस की, तो गैस के अणुओं के मध्य जो अंतराणिक दूरी होती है वो बहुत ही काफी दूर होती है, अंतराणिक आकर्षण बल बहुत ही कम होता है। तो अपन क्या कर सकते हैं, इसके अणुओं के ऊपर प्रेशर लगा के, दाब लगा के इसके अणुओं को पास पास ला सकते हैं, यानी अपन इसको संपीड़ित कर सकते हैं। यानी कि ये मान लो इस पूरे रूम में अगर गैस भरी हो, तो अपन उसके ऊपर प्रेशर लगा के उसको एक कोने में अपन उसको सिमटा सकते हैं पूरी को। तो गैस है उसको संपीड़ित किया जा सकता है, द्रव को भी थोड़ा बहुत संपीड़ित कर सकते हैं, लेकिन ठोस को संपीड़ित नहीं किया जा सकता। एग्जाम्पल देखें तो ठोस का एग्जाम्पल नमक, द्रव का जल और गैस का वाष्प अपन बोल सकते हैं इसमें। अब बच्चों अपन आगे चलते हैं। देखो बच्चों, अगली हेडिंग अपनी भौतिक अवस्था में अंतर परिवर्तन। जनरली बच्चों क्या होता है कि अपन तापमान जो होता है वो परिवर्तित करने पर कोई पदार्थ होता है उसकी भौतिक अवस्था भी परिवर्तित हो जाती है। जैसे अपन जल है उसका एग्जाम्पल ले, जल है वो 0 डिग्री सेल्सियस पर अपन मानते हैं कि वो ठोस होती है, बर्फ का रूप ले लेता है, जम जाता है, तो उसकी भौतिक अवस्था ठोस होती है। लेकिन अगर अपन जल को कमरे के तापमान पर देखते हैं, तो कमरे के तापमान पर जल है वो द्रव के रूप में अपन को देखने को मिलता है। अब अगर अपन उस जल को 100 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा तापमान पर अपन गर्म करते हैं, तब जल है वो भाप बन के उड़ जाएगा। यानी कि अब अपन को जो जल है उसकी जो भौतिक अवस्था है वो गैस देखने को मिलेगी, यानी गैस की अवस्था में चला जाएगा, वो भाप बन के उड़ जाएगा। तो ऐसे जल है उसकी भौतिक अवस्था परिवर्तित हो रही है। यही सब कुछ इसमें लिखा हुआ है, आप इसे आसानी से मतलब पॉज करके वीडियो को और नोट कर सकते हैं। अब अपन बात करें कि ये जो इनकी भौतिक अवस्था होती है परिवर्तित होती है, तो उस प्रक्रम का क्या नाम है, वो प्रक्रम अपन देखने जा रहे हैं। सबसे पहले बच्चों देखो, जो ठोस होता है, ठोस, अगर ठोस पदार्थ है वो द्रव में परिवर्तित हो रहा है, तो उस प्रक्रम को अपन बोलते हैं गलन। कोई पदार्थ ठोस है वो पिघल कर द्रव में बदल जाएगा, तो उसको उस प्रक्रम का नाम है गलन। लेकिन अगर द्रव पदार्थ है वापस से एक दूसरे के पास आकर और वो ठोस बनते हैं, तो उस प्रक्रम का नाम होगा जमन। वहीं पर अपन अगर बात करें द्रव की, कि जो द्रव होता है वो अगर गैस में परिवर्तित होता है, तो उस प्रक्रम का नाम होगा वाष्पन। और अगर गैस है वो द्रव में परिवर्तित हो, तो उस प्रक्रम का नाम होगा संघनन। अब एक प्रक्रम इसके अंदर ऐसा भी है कि ठोस बिना द्रव में परिवर्तित हुई सीधा गैस में परिवर्तित हो, तो उसको बोलेंगे ऊर्ध्वपातन। या गैस है वो बिना द्रव में परिवर्तित हुई और सीधे ठोस में परिवर्तित हो जाए, तो उसको भी बोलेंगे अपन ऊर्ध्वपातन। ये इतने प्रक्रम थे बच्चों, अपन इनकी बात कर सकते हैं कि गलन, ठोस का द्रव में रूपांतरण गलन कहलाता है। जैसे अपन एग्जाम्पल की बात करें तो जो बर्फ होती है, बर्फ का जल में बदलना, बर्फ होती है वो ठोस होती है, जल द्रव होता है, तो ठोस का द्रव में बदलना, यानी कि बर्फ का जल में बदलना, ये इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। जमन, ये बच्चों जमना नहीं है, जमन है।
जमन, द्रव का ठोस में रूपांतरण जमन कहलाता है। एग्जाम्पल, जल का बर्फ में रूपांतरण। जल एक द्रव है और बर्फ ठोस है, तो द्रव का ठोस में रूपांतरण यानी कि जल का बर्फ में रूपांतरण जमन कहलाता है। फिर अपन बात करेंगे इसके अंदर वाष्पन की। द्रव का गैस में रूपांतरण वाष्पन कहलाता है। यही बात अपन ने की थी। एग्जाम्पल की बात करें तो जल का वाष्प में रूपांतरण, ये वाष्पन का एग्जाम्पल हो जाएगा। फिर अपन बात करते हैं संघनन की। गैस का द्रव में रूपांतरण संघनन कहलाता है। एग्जाम्पल की बात करें तो वाष्प का जल में बदलना। अब जो वाष्प होती है वो वापस से इकट्ठा होकर पास पास आएंगे, उसके जो अणु होते हैं, और वो द्रव में बदल जाएंगे पूरे। और ये जब प्रेशर कुकर में अपन कोई खाना बनाते हैं तब आप देख सकते हो वहां पर ये दोनों चीजें अपन को देखने को मिलती है। अगर प्रेशर कुकर में आप कुछ भी उबालते हो तो क्या होता है कि जो उसके अंदर जो जल होता है उसकी वाष्प बनेगी, क्योंकि टेम्परेचर हाई रहेगा, उसकी वाष्प बनेगी, वो जाकर ऊपर जो उसका ढक्कन होता है प्रेशर कुकर का उससे टकराएगा वहां पर। अब जो ढक्कन होता है वो थोड़ा ठंडा होता है, तो वो जो वाष्प है उसके अणु है वो जाकर उस ढक्कन से टकराएंगे, उसकी सतह थोड़ी ठंडी देखने को मिलेगी, तो वहां पर जाकर वो वापस से संघनित होकर पानी की बूंदों के रूप में अपन को वहां पर जमती हुई वो दिखेंगी। जब अपन खाना पक जाता है, प्रेशर कुकर का ढक्कन खोलते हैं, तो ऊपर देखेंगे ढक्कन के कि पानी की कुछ बूंदें हैं वो अपन को वहां पर देखने को मिलती है। यानी वहां पर अंदर दोनों प्रोसेस होती हैं, पानी से वाष्प बनती है और वाष्प से वापस पानी बनता है। अब देखो बच्चों, इसके अंदर अगला है, इसके अंदर ऊर्ध्वपातन। ठोस का द्रव में न बदलकर सीधा गैस में रूपांतरण, या गैस का बिना द्रव में बदले सीधे ठोस में रूपांतरण ऊर्ध्वपातन कहलाता है। एग्जाम्पल की बात करें तो कपूर और आयोडीन। जो आयोडीन होती है वो ठोस होती है, तो ठोस से वो अगर अपन उसको गर्म करेंगे तो वो सीधा गैस में परिवर्तित हो जाएगी, पहले द्रव में परिवर्तित नहीं होगी बच्चों। ऐसे ही कपूर है, कपूर को अपन जलाएंगे तो वो सीधा गैस में रूपांतरित हो जाएगा। जैसे आरती वारती में जो कपूर यूज में लेते हैं तो आपने देखा होगा कपूर को जलाते हैं तो वो सीधा गैस में रूपांतरित होता है, ना कि द्रव में। और यही अपन इसका एक आयोडीन का एक्सपेरिमेंट भी अपन देख सकते हैं। देखिए बच्चों, इस वीडियो को ध्यान से देखना। ये आयोडीन है, अभी ठोस अवस्था में है। अभी अपन इसको एक टेस्ट ट्यूब में लेंगे, लेकिन इस एक्सपेरिमेंट में अपन इसको एक पात्र में ले लिया है और इसको गर्म कर रहे हैं। गर्म करने पर देखो इसके अंदर ये जो गैस देखने को मिल रही है अपन को पिंक कलर की, ये आयोडीन है यहां पर बच्चों। यहां पर ये जो गैस है ये देखने को मिल रही है आपको, ये आयोडीन है। तो गर्म करने पर ये पहले द्रव में परिवर्तित नहीं हुई है, सीधी की सीधी गैस में परिवर्तित हो गई है। अभी इस एक्सपेरिमेंट से अपन सिर्फ इतना ही देखेंगे बच्चों। अब अपन आगे चलते हैं। वो जो एक्सपेरिमेंट किया था उसी के बारे में इसमें लिखा हुआ है। एक परख नली में आयोडीन को गर्म करने पर परख नली की सतह बैंगनी रंग की हो जाती है, क्योंकि परख नली में आयोडीन से बैंगनी रंग की वाष्प का निर्माण होता है। सॉरी बच्चों, मैंने आपको बोला था वहां पर कि गुलाबी रंग की, एक्चुअल में वो पर्पल कलर की वाष्प थी आयोडीन की। तो ये बैंगनी रंग की जो वाष्प है उसका निर्माण हुआ। उसके अंदर रासायनिक संगठन के आधार पर अपन अब वर्गीकरण देखेंगे। भौतिक अवस्था के आधार पर अपन वर्गीकरण है वो देख चुके पदार्थ का। अब रासायनिक संगठन के आधार पर तो देखो बच्चों, जो पदार्थ होता है अगर अपन बात करें रासायनिक संगठन के आधार पर, तो वो एक तो शुद्ध पदार्थ होता है और एक अशुद्ध या मिश्रण, ये दो प्रकार का होता है। पहले अपन बात करेंगे शुद्ध पदार्थ की। तो जो शुद्ध पदार्थ होते हैं बच्चों, ये ऐसे पदार्थ होते हैं जिनमें रासायनिक संगठन होता है वो एक जैसा देखने को मिलता है हर जगह पर। और ये दो प्रकार का होता है, तत्व और यौगिक। बच्चों, तत्व वे होते हैं जिनमें जो परमाणु होते हैं वो एक ही प्रकार के होते हैं,
यानी कि ऐसे पदार्थ जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं उनको अपन बोलते हैं तत्व। और ये तत्व भी आगे 3 प्रकार के होते हैं, धातु, अधातु, उपधातु। और इनकी अपन बात करेंगे पीरियोडिक टेबल के अंदर। जो अगला चैप्टर चलेगा पीरियोडिक टेबल, आवर्त सारणी, उसमें अपन बात करेंगे धातु, अधातु और उपधातु की। अभी अपन ये बात करेंगे तत्व कौन कौन से होते हैं, मतलब तत्व है वो अपन किसे कहेंगे। देखो बच्चों, जो तत्व होते हैं ना इसके अंदर, इसमें एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने पदार्थ होते हैं। और जो यौगिक होता है, यौगिक, इसके अंदर एक से अधिक प्रकार के परमाणु है वो आपस में मिलते हैं और उससे उसका निर्माण होता है। डिटेल में इसकी एक्सपेरिमेंट अपन अभी देखेंगे। यौगिक है वो भी 2 प्रकार का होता है, कार्बनिक और अकार्बनिक। यानी ऐसे पदार्थ जो कार्बन से मिलकर बने होते हैं, कार्बन के यौगिक, उनको अपन बोलेंगे कार्बनिक। और ऐसे पदार्थ जिनमें कार्बन नहीं होता है ना, उसको अपन बोलेंगे अकार्बनिक। इनके बारे में डिटेल में अपन आगे देखेंगे। जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अपन पढ़ेंगे उसके अंदर कार्बनिक यौगिकों के बारे में देखेंगे। और जो अपनी अकार्बनिक रसायन है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसके अंदर अपन इनके बारे में डिटेल में बात करेंगे बच्चों। अभी इनके बारे में कुछ ज्यादा नॉलेज अपन यहाँ पर नहीं लेने वाले हैं। वहीं अपन इसमें बात करेंगे अशुद्ध पदार्थ में, तो ये 2 प्रकार का होगा, सहमांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। डिटेल में अपन बात करते हैं अभी एक एक की। तो देखो बच्चों, जिनको नोट करना हो नोट कर सकते हैं। अब देखिए बच्चों, पहला है यहां पर शुद्ध पदार्थ। ऐसे पदार्थ जिनमें एक ही प्रकार की रासायनिक, ऐसे पदार्थ जिनमें एक ही प्रकार का रासायनिक संगठन होता है उनको अपन बोलेंगे शुद्ध पदार्थ। जैसे अपन बात करें सोना, Au, चांदी है तो इसके अंदर देखो, सोने के अंदर सारे सारे इसी के ही, जो Au है इसी के ही परमाणु देखने को मिलेंगे सारे सारे, और उनसे बहुत सारा सोना बनेगा। कई सारे परमाणु आपस में इकट्ठा होंगे तो उससे बहुत सारा सोना बन जाएगा उसके अंदर। तो सोना है वो शुद्ध होता है, चांदी है वो शुद्ध होती है जब तक कोई बाहर से मिलावट ना करे। तो यहाँ पर सोना है वो एक शुद्ध पदार्थ है, चांदी है वो शुद्ध पदार्थ है। लोहे की बात करें तो इसके अंदर सारे परमाणु Fe के होते हैं, तो ये भी शुद्ध होगा। अगर अपन बात करें जल की, तो अगर शुद्ध जल है H2O, तो ये भी शुद्ध पदार्थ में आएगा। कई बार जल में अपन जो पीते हैं अपन जनरली पानी, कुएं का पानी वगैरह, वो शुद्ध नहीं होता बच्चों, वो मिनरल वाटर होता है। उसके अंदर कई सारे खनिज लवण होते हैं, वो भी उसके अंदर मिक्स होते हैं। अब ये जो शुद्ध पदार्थ होते हैं बच्चों, ये 2 प्रकार के होते हैं, तत्व और यौगिक। पहले अपन बात करते हैं तत्व की। तत्व एलिमेंट है ऐसे पदार्थ जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। ऐसे पदार्थ जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। एग्जाम्पल बात करें सोडियम, तो सोडियम होता है वो एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बनेगा। सोना, चांदी, लोहा, फॉस्फोरस। देखिए बच्चों, यहां पर इन सब के अंदर जो परमाणु होता है वो एक एक होता है। Fe के अंदर एक परमाणु है, Ag जो चांदी होती है उसके अंदर एक परमाणु है, सोने के अंदर एक परमाणु है, सोडियम के अंदर एक परमाणु है। लेकिन जो फॉस्फोरस होता है इसके अंदर 4 परमाणु होते हैं। लेकिन अपन ने डेफिनेशन क्या देखी है, ऐसे पदार्थ जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं, यानी परमाणु चाहे कितने भी होने एक ही प्रकार के चाहिए, उनको अपन बोलेंगे तत्व है। यानी कि जो P4 है फॉस्फोरस, वो भी होगा तत्व है। ओजोन है, ओजोन के अंदर सारे के सारे परमाणु किसके हैं, ऑक्सीजन के हैं। कितने हैं, 3 है इसके अंदर परमाणु, तो ये भी क्या होगा, तत्व है। O2 ऑक्सीजन होती है, O2 गैस, वो भी क्या होगी, तत्व है। तो यहां पर बच्चों देखिए 2 प्रकार की अपन को देखने को मिल रहे हैं। एक तो परमाणुीय पदार्थ देखने को मिल रहे हैं यहां पर, और एक आणविक पदार्थ अपन को देखने को मिल रहे हैं यहां पर। परमाणु पदार्थ अपन उनको बोलेंगे जो जिनके अंदर परमाणु सिर्फ एक हो। आणविक वो होते हैं जिनके अंदर एक से अधिक परमाणु हो। अब जो अणु होते हैं ना बच्चों, वो एक से अधिक जो परमाणु होते हैं उनके जुड़ने से बनता है। अब ये परमाणु समान भी हो सकते हैं और असमान भी हो सकते हैं, लेकिन अपन यहां पर बात करें तो P4 एक अणु है। तत्व तो है ही, लेकिन ये अणु है ना कि परमाणु, क्योंकि 4 परमाणु आपस में जुड़े हैं इसमें, तो ये अणु बना है।
लेकिन इसमें सारे परमाणु हैं वो समान है। O3 ओजोन है, वो भी एक अणु है, लेकिन इसमें सारे परमाणु समान है। इस बात का ध्यान रखना बच्चों, ये तत्व होते हैं लेकिन ये अणु है, ये परमाणु है, सारे ये अणु है। अब अपन आगे बात करें यौगिक, ऐसे आणविक पदार्थ जो दो या दो से अधिक प्रकार के परमाणुओं के निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग करने से बनते हैं। देखिए बच्चों, यहां पर दो बातें हैं, एक तो दो या दो से अधिक प्रकार के परमाणु वो आपस में जुड़ेंगे, दूसरी बात वो निश्चित अनुपात में जुड़ेंगे। इन दोनों को अच्छे से समझना है अपन को। और आणविक पदार्थ की बात हुई है यहां पर, यानी कि सीधी सी बात है, दो या दो से अधिक प्रकार के परमाणु आपस में जुड़ेंगे। तो जब भी दो या दो से अधिक जो परमाणु होते हैं वो आपस में जुड़ते हैं तो अणु का निर्माण होता है। अब वो परमाणु समान भी हो सकते हैं और असमान भी हो सकते हैं, लेकिन यहां पर यौगिक में जो परमाणु होते हैं वो असमान परमाणु होते हैं, यानी कि दो या दो से अधिक परमाणु वो भी असमान प्रकार के, यानी कि अलग अलग प्रकार के परमाणु आपस में जुड़ते हैं, उससे निर्माण होगा यौगिक का। देखिए यहां पर अपन एग्जांपल से समझते हैं। H2O, इसके अंदर देखिए बच्चों, एक परमाणु है किसका, हाइड्रोजन का, दूसरा परमाणु है किसका, ऑक्सीजन का। एक परमाणु हाइड्रोजन का, दूसरा ऑक्सीजन का। यहां पर आप देखिए हाइड्रोजन कितने हैं बच्चों, दो है ना, तो यहां पर हाइड्रोजन है वो दो है, ऑक्सीजन है वो है एक। तो अगर परमाणु का अपन अनुपात देखें तो वो 2:1 है इसके अंदर। और अगर इन दोनों के द्रव्यमान का अनुपात देखें तो हाइड्रोजन का द्रव्यमान आपको पता है, एक हाइड्रोजन का एक, तो दो हाइड्रोजन का दो हो गया यहां पर। और ऑक्सीजन का कितना होता है, 16। तो यहां पर द्रव्यमान का अनुपात देखें तो 2:16। अब ये जो H2O है, ये जो पानी होता है जल, वो आप चाहे कहीं से ही उठाओ, इसका जो अनुपात है वो हर जगह पर अपन को इतना ही मिलेगा। तो निश्चित अनुपात में दो या दो से अधिक प्रकार के जब परमाणु आपस में मिलते हैं तो यौगिक का निर्माण होता है। यहां पर देखिए हाइड्रोजन दो है, ऑक्सीजन एक, आपस में जुड़े तब यौगिक का निर्माण हुआ है यहां पर। तो H2O एक यौगिक होता है बच्चों। यहां पर H2SO4 की बात कर लो, इसके अंदर हाइड्रोजन इसके अंदर दो है, सल्फर एक है, ऑक्सीजन इसके अंदर 4 है। तो दो या दो से अधिक प्रकार के, यहां पर देखो 3 प्रकार के जो परमाणु हैं वो आपस में निश्चित अनुपात में जुड़ रहे हैं। यहां पर हाइड्रोजन इसके अंदर देखिए कितना है, हाइड्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन। हाइड्रोजन इसके अंदर दो है, सल्फर एक है, ऑक्सीजन इसके अंदर 4 है। ऐसे ही NO3 के अंदर देख लो, हाइड्रोजन एक है, नाइट्रोजन एक है, ऑक्सीजन 3 है। NH3 के अंदर देख लिए, नाइट्रोजन का परमाणु अलग होता है, हाइड्रोजन का अलग होता है, तो हाइड्रोजन के 3 है, नाइट्रोजन का 1 है। नाइट्रोजन का परमाणु भार 14 होता है और हाइड्रोजन का 1 होता है, तो 3 हाइड्रोजन है टोटल, तो 3:14। निश्चित अनुपात में आपस में जुड़ रहे हैं, एक निश्चित द्रव्यमान के अनुपात में आपस में जुड़ रहे हैं, और दो या दो से अधिक प्रकार के परमाणु आपस में जुड़ रहे हैं, उससे यौगिक का निर्माण होगा। तो ये सब अपन के लिए यौगिक होते हैं और ये सब अणु भी हैं बच्चों। अब देखिए बच्चों, यहां पर अपन तत्व, यौगिक और अणु, इन तीनों के अंदर अपन अंतर समझेंगे। उसके लिए अपन कुछ क्वेश्चन देखने जा रहे हैं बच्चों। क्वेश्चन के टाइमर लगाया जाएगा 30 सेकंड का। आपको उस 30 सेकंड में अपना जो जवाब है वो तैयार रखना है। उससे यह पता चलेगा कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। इसमें जितना भी अपन ने देखा है वो आपके समझ में आया या नहीं आया। तो क्वेश्चन के लिए बच्चों तैयार रहो। पहला क्वेश्चन है इसमें, निम्न में से तत्व कौन है। अब ये 4 ऑप्शन दे रखे आपको, A, B, C और D। आपको पहले ही बता दें बच्चों, इसमें एक से ज्यादा ऑप्शन सही हो सकते हैं। हो सकता है एक ऑप्शन सही हो सकता है एक से ज्यादा सही हो। तो इनमें तत्व कौन कौन है, अपन यहां पर टाइमर लगा देते हैं इसके लिए। तीस सेकंड का बच्चों टाइमर आपके लिए काफी है इसमें।
अपना जवाब तैयार रखिए बच्चों। टाइम अप, टाइम अप बच्चों, टाइम पूरा हो चुका है। अब इस क्वेश्चन को हम करते हैं। देखिए, निम्न में से तत्व कौन है? अपन ने बात की थी तत्वों में कि एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने हो। तो इसमें देखिए, एक तो ये वाला होगा, इसमें ये वाला परमाणु एक ही है, इसमें परमाणु ज्यादा है लेकिन सारे एक ही प्रकार के हैं, तो एक ही होगा। तो ऑप्शन 2 ही सही है इसके अंदर। इसके अंदर देखिए, एक तो फॉस्फोरस है, एक हाइड्रोजन है, अलग अलग प्रकार के परमाणु हो गए, ये नहीं होगा इसके अंदर। इसके अंदर 3 परमाणु आ गए अलग अलग प्रकार के, तो ये भी नहीं होगा। तो इसमें खाली 2 ही होंगे। किस किस का सही था? चलो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन इसमें। निम्न में से यौगिक कौन है? वही 4 ऑप्शन है बच्चों, ए बी सी और डी। फिर से आपको टाइम दिया जाएगा। आपको बताना है बच्चों, फिर से आपको टाइम दिया जाएगा 30 सेकंड का। अपना जवाब तैयार रखिए। इनमें यौगिक कौन कौन है? टाइम अप बच्चों। देखिए, अब इस क्वेश्चन को अपन करते हैं, यौगिक कौन कौन से हैं। ये क्वेश्चन था, अपन ने यौगिक में देखा था कि 2 या 2 से अधिक प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं निश्चित अनुपात में। तो देखें, इसमें एक ही परमाणु है, एक ही प्रकार का परमाणु है, ये दोनों तो कैंसिल हो गए। इसमें देखिए, फॉस्फोरस हाइड्रोजन अलग अलग प्रकार के हैं, ये यौगिक होगा। हाइड्रोजन, फॉस्फोरस, ऑक्सीजन अलग अलग प्रकार के परमाणु हैं, आपस में जुड़े हैं, ये दोनों इसके अंदर यौगिक हैं बच्चों। अब किस किस का सही था? अब एक क्वेश्चन और बच्चों, इसमें सब कुछ क्लियर हो जाएगा इन सब में। निम्न में से अणु कौन कौन है? ये क्वेश्चन है, निम्न में से अणु कौन कौन है। वही क्वेश्चन है अपन के लिए। आपको बस इसमें फिर से अपन टाइमर लगा देते हैं इसके लिए। हाँ बच्चों, 30 सेकंड का टाइम है, बताना है निम्न में से अणु कौन कौन है। टाइम अप बच्चों, फिर से टाइम अप। आपका टाइम पूरा हो चुका है। अब देखिए, इस क्वेश्चन को अपन करते हैं, अणु किसे कहते हैं? जब 2 या 2 से अधिक समान या भिन्न भिन्न प्रकार के परमाणु आपस में जुड़ते हैं तो अणु का निर्माण होता है। यहां पर देखिए, ये इसके अंदर सिर्फ एक ही परमाणु है, तो ये अणु नहीं हो सकता। लेकिन इसमें देखिए, एक से अधिक प्रकार के परमाणु, सॉरी, इसमें एक से ज्यादा परमाणु है, लेकिन सारे परमाणु समान है, लेकिन अणु तो होगा ना बच्चों ये।
अब इसमें देखिए ये वाला है PS3, इसके अंदर परमाणु है वो एक से अधिक प्रकार के हैं, ये भी अणु होगा और ये भी अणु होगा, क्योंकि सब में परमाणु है, कई परमाणु आपस में जुड़ रहे हैं, सबके सब अणु होंगे अपने लिए। इसमें समान प्रकार के परमाणु जुड़ रहे हैं और बाकी दो में असमान प्रकार के परमाणु जुड़ रहे हैं, लेकिन अणु तो है, तो इसमें तीनों के तीनों अणु होंगे, ऊपर वाला अणु नहीं होगा, वो परमाणु है बच्चों। अब देखिए बच्चों अपन आगे चलते हैं। अशुद्ध पदार्थ या मिश्रण, इंग्लिश में इसको मिक्सचर बोलते हैं, ये क्या होते हैं बच्चों? अपन जब दो या दो से अधिक पदार्थ होते हैं उनको किसी भी अनुपात में अपन मिला दें आपस में, तो उनसे जो पदार्थ बनेगा उसको अपन बोलते हैं मिक्सर या मिश्रण। और इनके जो भौतिक स्थिरांक होते हैं, जैसे इसके अंदर गलनांक है, क्वथनांक है, घनत्व है, ये स्थिर नहीं होते हैं बच्चों और ना ही निश्चित होते हैं। जैसे अपन बात करें यहां पर, जैसे H2O पानी है, उसके अंदर अपन ने नमक डाल दिया तो NaCl का जलीय विलयन बनेगा बच्चों। अब इसमें देखिए यहां पर H2O का जो गलनांक होता है वो कुछ और होता है, NaCl का कुछ और होता है, विलयन बनेगा उसका कुछ और होगा। यहां पर इन दोनों के गलनांक है वो वापस में, मतलब इसका कुछ अलग है, इसका कुछ अलग है, ये नहीं कि दोनों को आपस में मिला दिया तो इनका सेम हो जाएगा, इनका अब भी अलग अलग ही रहेगा गलनांक। तो अपन क्या करेंगे, जब इसको किसी पात्र में डालकर गर्म करेंगे बच्चों, अगर अपन इसको किसी पात्र में डालकर गर्म करेंगे तो होगा क्या बच्चों कि जो H2O है इसका गलनांक अलग होगा, इसका अलग होगा, तो हो सकता है कि H2O है ये पहले उड़ जाए और नमक है वो पात्र में शेष रह जाए। तो अपन क्या कर सकते हैं, जो अशुद्ध पदार्थ होते हैं इनको अपन कुछ सामान्य विधियां होती हैं पृथक्करण की, उनसे अपन इनको अलग अलग कर सकते हैं बच्चों। इनको गर्म करके अपन अलग अलग कर सकते हैं। इसको गर्म करो, आप गर्म करोगे तो पानी पहले उड़ जाएगा, नमक बचा रहेगा। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं अपन। अब देखिए बच्चों, अब अशुद्ध पदार्थ है, इसके प्रकार की बात करें अपन। इसमें पहला जो प्रकार है वो इसका है समांगी मिश्रण। जो समांगी मिश्रण होता है, समांगी पदार्थ होता है, ये एक्चुअल में होता क्या है, इसके अंदर कई सारे अवयव जो उपस्थित होते हैं उनका प्रत्येक जगह पर जो रासायनिक संगठन होता है वो समान होता है बच्चों। ऐसा मिश्रण जिसमें उपस्थित अवयव का प्रत्येक जगह पर रासायनिक संगठन तथा भार समान रहे और उन सब की जो भौतिक अवस्था होती है वो भी समान रहे, तो ऐसे मिश्रण को अपन बोलेंगे समांगी मिश्रण या समांगी पदार्थ। एग्जाम्पल की बात करें, नमक का जलीय विलयन। नमक को अगर अपन जल में घोल देते हैं तो घोलने के बाद में कहीं से भी आप एक सैंपल ले लो और अपन उसको चख सकते हैं बच्चों, टेस्ट कर सकते हैं। हर जगह से वो नमकीन ही मिलेगा उसी अमाउंट में। ये नहीं है कि नीचे से कुछ ज्यादा नमकीन है ऊपर से ज्यादा है। अगर अपन उसको अच्छे से घोल देते हैं उसके बाद में पूरा पूरा जो विलयन बनेगा वो पूरा पूरा सेम, कहीं से भी उठाओ चाहे एक सैंपल, वो उतना ही नमकीन लगेगा आपको। चीनी का जलीय विलयन है, पानी में आप चीनी घोल दीजिए और उस घोल को आप कहीं से भी एक सैंपल उठाओ, चाहे ऊपर से उठाओ चाहे नीचे पेंदे से उठाओ, कहीं से भी सैंपल उठाओ उसका और उसे आप चखो, उसका टेस्ट करो, वो उतना ही मीठा लगेगा बच्चों आपको, पूरा पूरा सेम रहेगा इसके अंदर। तो इनमें क्या होता है कि जो इनका रासायनिक संगठन होता है वो लगभग हर जगह पर सेम रहता है और इनकी जो भौतिक अवस्था होती है वो भी सेम रहती है। चीनी पहले ठोस होती है, घोलने के बाद में वो भी लिक्विड बन जाती है, द्रव बन जाती है इसके अंदर। ऐसे ही नमक है वो भी द्रव बन जाता है, जल भी द्रव होता है। अगला है बच्चों इसके अंदर विषमांगी मिश्रण या हेट्रोजेनस मिक्सर। इसमें क्या होता है कि जितने भी अवयव इसके अंदर उपस्थित होते हैं सभी जगह पर उसका जो रासायनिक संगठन और जो भार होता है वो समान नहीं रहता है बच्चों, और उनकी जो भौतिक अवस्था होती है वो भी एक जैसी नहीं होती बच्चों। तो उस मिश्रण को अपन बोलेंगे समांगी मिश्रण। एग्जाम्पल की बात करें तो जल में मिट्टी, अगर आप जल में मिट्टी डालते हो तो मिट्टी अलग रहती है उसके अंदर, जल अलग रहता है उसके अंदर।
आपस में मिक्स नहीं होती, अपन उनको छान के अलग भी कर सकते हैं उसको। जल व तेल का मिश्रण, ये भी जल और तेल कभी आपस में नहीं मिलते बच्चे, अलग अलग होंगे ये वापस से इसमें। तो ये है। अगला है दूध। दूध में आप देखोगे, दूध में जो प्रोटीन वगैरह होती है, जो कार्बोहाइड्रेट इसके अंदर पाया जाता है, तो वो कहीं कहीं आपको ज्यादा देखने को मिलेगा, कहीं कहीं आपको कम देखने को मिलेगा। दूध के ऊपर मलाई आ जाती है, आप जानते हो। तो उसके अंदर वो भी एकदम से अपन कह नहीं सकते कि वो सहमांगी मिश्रण होगा, वो भी विषमांगी ही होता है। उसके अंदर रासायनिक संगठन हर जगह पर समान नहीं रहता है। तो बच्चों, इस वीडियो में, इस लेक्चर में अपन सिर्फ इतनी बातें करेंगे। अगले लेक्चर में अपन आगे की बातें करेंगे।